द्वितीय विश्व युद्ध काल के समय ब्रिटेन विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। इसके चलते ब्रिटिश भारतीय सरकार भी युद्ध में शामिल हो गई थी, जो भारत की सरकार थी। भारतीय जनता अपनी सरकार को विश्व युद्ध के दौरान सैनिक सहायता दे रही थी। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता सेना में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी ताकि सरकार के पास सैनिकों की कमी न हो पाए। इसके चलते भारतीय जनता की आकांक्षाएं भी और उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई थी। जनता को लग रहा था कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार भारत में कुछ संवैधानिक सुधार लाएगी, अर्थात शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाएगी। तो इस तरह से भारतीय जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई थी। अगर सरकार में भागीदारी को लेना था, यानी सरकार में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था, तो इसके लिए राजनीतिक सक्रियता भी जरूरी थी। उसी राजनीतिक सक्रियता की जरूरत को महसूस करते हुए एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन छेड़ा। होम रूल लीग आंदोलन का जो प्रभाव था वो सकारात्मक रहा। ब्रिटिश सरकार ने दबाव महसूस करके मॉन्टेग्यू की तरफ से घोषणा करवाई। एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार की ओर से ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का मकसद स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास करना है। एडविन मॉन्टेग्यू का तात्पर्य था कि भारत में एक ऐसी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में एक ऐसी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है जो भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार हो। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में जारी हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा होते ही एनी बेसेंट का उद्देश्य लगभग पूरा हो रहा था, वो शिथिल हो गई। साथ ही 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष भी बना दिया गया और उन्हें क्या चाहिए, परिणाम स्वरूप होम रूल लीग आंदोलन शिथिल पड़ने लगा और धीरे धीरे नेतृत्व विहीन हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद जुलाई 1918 में, वो तो एक मौखिक घोषणा थी ना, लेकिन एक दस्तावेज तैयार करना पड़ता है। केवल मौखिक घोषणा से काम नहीं चलता है। जो सरकारी कामकाज है वो राजनीतिक भाषणबाजी से नहीं चलता है। सरकारी कामकाज दस्तावेजों पे चलता है। तो एक दस्तावेज आया उसके बाद, उस दस्तावेज का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो कि जुलाई 1918 में जारी हुई। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। इसलिए इस सुधार को हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 में जो संवैधानिक सुधार ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, उस 1919 के संवैधानिक सुधार को हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसे हम 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। मतलब ब्रिटिश संसद में कानून पारित हुआ, वो कानून मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का निष्कर्ष वही था जो मॉन्टेग्यू घोषणा का था, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्रमिक रूप से स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना और उत्तरदायी सरकार का भविष्य में विकास करना है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया, यानी उसकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। साथ ही ये भी तय किया गया कि विधानमंडलों के अधिकतर सदस्य निर्वाचित होंगे, मतलब भारतीय जनता द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, अर्थात अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे, है ना। तो वो उसका निष्कर्ष था। इस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लेकिन इसका जो निष्कर्ष हमने अभी इसलिए बता दिया कि इसमें था क्या। इसमें था यही कि शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ा दिया गया था, विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया, सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और ये भी तय कर दिया गया उस अधिनियम में जो संसद में पारित हुआ था, ये भी तय कर दिया गया कि अधिकतर सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होकर। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट अभी आई थी, सुधार तो बाद में जारी हुआ ना, कानून तो 1919 में बना। तो जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जब जारी हुई तो उस पर विचार करने के लिए अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष सत्र बुलाया गया, पहला विशेष अधिवेशन बुलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आमतौर पर जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो हर साल दिसंबर महीने में होता था। लेकिन जब कभी आपाधापी में किसी आवश्यक बात पर विचार करने के लिए अधिवेशन दिसंबर से पहले ही बुला लिए जाते थे तो उसे हम कहते हैं विशेष अधिवेशन। इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर वाला अधिवेशन नहीं होगा, वार्षिक अधिवेशन हर साल होता था और वो दिसंबर में ही होता था। लेकिन कभी कभी किसी विशेष सरकारी निर्णय या किसी आंदोलन पर उसका नेतृत्व कौन करेगा, एवरीथिंग विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन बुला लिए जाते थे। तो
पहला विशेष अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था अगस्त 1918 में। ये विशेष सत्र मुंबई में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। पहले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। ठीक है, तो इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के खिलाफ असंतोष जाहिर किया गया। बताया गया कि ये जो सुधार होने वाले हैं भविष्य में, यानी 1919 में जो सुधार होने वाला है, इससे हम संतुष्ट नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, हमें तो पूरी तरह से उत्तरदायित्व संभालने का मौका चाहिए। क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में द्वैध शासन की बात रखी गई थी कि आधा शासन गवर्नर करेगा विधानमंडलों में, जो प्रांतीय स्तर पर क्या होता है, प्रांतीय स्तर पर एक मुख्यमंत्री होता है, वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है, यानी भारतीय जनता के निर्वाचित सदस्य विधानमंडल में पहुंचते हैं, उसमें जो दल बहुमत में होता है वो दल सरकार बनाती है, और उसी में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता चुना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, यही ना। लेकिन उसमें जो द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी, यानी कुछ निर्णय केवल गवर्नर लेगा, प्रांतों में गवर्नर होता था, कुछ निर्णय यानी कुछ कानून केवल गवर्नर बनाएगा और कुछ विषयों पर कानून निर्वाचित मंत्री बनाएंगे। तो इसे ही हम कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। हम इसकी क्रियाविधि पर बाद में बात करेंगे। तो विशेष रूप से ये द्वैध शासन प्रणाली से लोग नाखुश थे, यही कारण है कि विशेष सत्र में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर नाखुशी जाहिर की गई, नाराजगी जाहिर की गई। तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथी नेताओं ने इसे अपर्याप्त और निराशाजनक बताया। इसी रिपोर्ट को, या हम कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को, तिलक ने क्या कहा था, सूर्य विहीन उषा काल, एक ऐसा सवेरा जिसमें सूर्य ही नहीं है, यानी हमें जो चाहिए था वो तो इसमें है ही नहीं, तो इसे सूर्य विहीन उषा काल कहा। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादियों, ये उदारवादी संसद में और विधानमंडलों में पहुंचने के बड़े आतुर रहते थे, उन्हें बड़ी तीव्र इच्छा रहती थी कि हमें विधानमंडलों में भेजा जाए, निर्वाचित होकर हम विधानमंडलों में पहुंचे और कानून निर्माण कार्य में भाग लें। तो उदारवादी हर कीमत पर हमेशा विधानमंडलों में पहुंचना चाहते थे। वो तिलक या फिर महात्मा गांधी की तरह विधानमंडल से बाहर रहकर कोई तीव्र आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। उदारवादियों का शुरू से ही प्रयास रहा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना से ही प्रयास रहा कि शासन में हमें भागीदारी दो। यही उनका संवैधानिक सुधार था, यानी उनका सबसे बड़ी जो उम्मीद थी वो थी संवैधानिक सुधार करवाना, शासन में भारतीयों को भागीदारी दिलवाना। तो उदारवादियों के लिए तो ये बड़ा अच्छा कदम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार, क्योंकि विधानमंडलों का आकार भी बढ़ा दिया गया था और निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। और उन्हें क्या चाहिए था, वो निर्वाचित होने वाले थे अगर चुनाव लड़ते तो इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादी नेताओं ने रिपोर्ट का बढ़ चढ़कर स्वागत किया, खुशी जाहिर की, और 1919 के सुधारों या 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले विधानमंडल चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की या उसका गठन किया। राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1918 में हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जब जुलाई 1918 में जारी हुई, उसके कुछ ही दिन बाद इन्होंने चुनाव में भाग लेने के लिए, 1919 में सुधार होने वाले थे, रिपोर्ट के आधार पर सुधार के तहत चुनाव होने वाले थे, और उसी चुनाव में भाग लेने के लिए इन्होंने 1918 में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की। इंग्लिश में इसे नेशनल लिबरल लीग कहते हैं। राष्ट्रीय उदारवादी संघ को ही बाद में दूसरा नाम दिया गया, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, इंग्लिश में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। आपसे पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1918 में। किसके नेतृत्व में हुई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुई। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सहमति नहीं दी रिपोर्ट को। अगर कांग्रेस ने सहमति नहीं दी और कुछ लोग, कांग्रेस के ही कुछ लोग अगर चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें चुनाव भाग लेने के लिए एक अलग पार्टी बनानी पड़ेगी ना, तो इसलिए एक अलग पार्टी बनानी, इसलिए कांग्रेस का एक दूसरा विभाजन हो गया। कब हो गया, 1918 में हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। इसे ही हम भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। इसके तहत भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जा रही थी, है ना। निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई, प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो प्रांतीय विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया। इसके प्रावधान में पढ़ रहा हूं, भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में पारित हुआ,
उसका मैं प्रावधान पढ़कर सुना दे रहा हूं। प्रांतीय विधानमंडलों, पहली बात, भारत सरकार अधिनियम 1919 का मुख्य फोकस प्रांतों पर था, यानी प्रांतों में जो शासन प्रणाली है उस पर उसका मुख्य फोकस था। प्रांतीय शासन प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रांतीय विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया। अधिकांश सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे, ये भी तय किया गया। और कौन निर्वाचित होगा? भारतीय ही निर्वाचित होंगे। लेकिन 1919 के चुनाव का सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, यानी प्रांतों में शासन का अधिकार पूरी तरह से भारतीयों को नहीं दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली थोप दिया गया। कैसे? यानी कुछ विषय गवर्नर के पास थे और कुछ मंत्रियों के पास थे। जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर को दे दिए गए। आज भी भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो विषय होते हैं, है ना, जैसे वित्त, रक्षा, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये किसके अंडर में होता है? केंद्र सरकार के अंडर में होता है। उसी तरह जो विषय होते हैं जैसे वन, पर्यावरण, जल संसाधन, खनिज संसाधन, है ना, भूगर्भिक जल, शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, है ना, वन और वन्य जीव, ये जो अलग अलग विषय होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं विषय। तो प्रत्येक विषय पर शासन करने के लिए कोई एक मंत्री होता है ना, जैसे जल संसाधन मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इसी तरह से द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। शासन के कुछ विषय गवर्नर को दे दिए गए, यानी उन विषयों पर कानून बनाने का हक केवल गवर्नर को था। उन पर भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानून नहीं बना सकते थे। और कुछ विषय भारतीय द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से जो लोग मंत्री बन गए थे, बहुमत वाला दल जो होगा वो अपने सरकार बनाता है ना, तो बहुमत वाले दल ने अपना जो मंत्री गठित किए, अपना जो मंत्रालय गठित किए, उसके पास ऐसे विषय थे जो बहुत कम महत्वपूर्ण थे। तो द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना था। गवर्नर जनरल की एक अपनी मनोनीत मतलब उसके मन पसंदीदा व्यक्ति रहते थे, उसमें निर्वाचित होकर नहीं जाते थे। तो गवर्नर के मन पसंदीदा व्यक्ति, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सलाह देने के लिए। तो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना था, हम प्रांतों की बात कर रहे हैं। और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर को अपनी मंत्रियों की सहायता से करना था। दोनों विषयों का प्रशासन गवर्नर को ही करना था, लेकिन आरक्षित विषयों का प्रशासन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से करना था और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन यानी उस पर कानून निर्माण मंत्रियों की सहायता से करना था। मंत्री कौन? भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित। तो जो आरक्षित विषयों में अधिक महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल में सिंचाई, कृषि विकास, सब कुछ आ जाता है। अकाल उस समय जो विषय था उसमें सिंचाई भी आ जाती थी, कृषि विकास भी आ जाता था, एवरीथिंग। तो अधिक महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था और अकाल जैसे अधिक महत्वपूर्ण विषय आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए और इसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी की जिम्मे रखा गया। यानी इस पर प्रशासन करने के लिए कानून निर्माण गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से करेगा कानून निर्माण। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन जैसे कम महत्वपूर्ण विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया और इसका प्रशासन गवर्नर को अपने मंत्रियों की सहायता से करना था। मंत्रियों मतलब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करना था। परिणाम स्वरूप शासन में भागीदारी तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को दी गई, लेकिन सभी विषय भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दिया गया। यानी सरकार अभी भी भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये शासन संभाल लेंगे। ठीक है, ऐसा विश्वास नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण विषय सरकार ने अपने पास रखे। सरकार मतलब गवर्नर के पास रखे गए। प्रांतों में गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल नहीं होता था, प्रांतों में गवर्नर होता था, है ना। तो इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में पहली बार, अब केंद्र की बात कर रहे हैं, अभी तो प्रांतों की बात हो रही थी ना, अब केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जैसा कि आज राज्यसभा और लोकसभा होता था। लेकिन केंद्र में भी विधानमंडलों का गवर्नर जनरल पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। आज कैसा होता है
राज्यसभा लोकसभा द्विसदनी आज भी है, लेकिन हमारी सरकार कहाँ से आती है? हमारी सरकार क्या लंदन से आती है? नहीं। जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, लोकसभा कैसी है? निर्वाचित संस्था है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, जिसमें इसमें वर्तमान में 543 सदस्य होते हैं, है ना। तो इनसे मिलकर बनती है और उसी में जो बहुमत प्राप्त दल होता है वो सरकार बनाता है। बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनता है। जबकि उस समय केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था तो स्थापित की गई, लेकिन सरकार इस दो सदनों से मिलकर नहीं बनती थी। सरकार कौन था? गवर्नर जनरल था, यानी सरकार इनके नियंत्रण में है ही नहीं। ये बहस तो कर सकते हैं दोनों सदन, लेकिन सरकार इनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि सरकार इनसे मिलकर बनी ही नहीं। सरकार कहां पे है? सरकार गवर्नर जनरल की मुट्ठी में है ना। गवर्नर जनरल की इच्छा ही सरकार है। तो अभी भी दो सदनों की स्थापना तो की गई, लेकिन ये दो सदन को आप मन में राज्यसभा लोकसभा मान लीजिए ना, ऊपरी सदन और निचला सदन। तो इन दोनों सदनों का अपने गवर्नर जनरल पर कोई नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल अभी भी मनमाना निर्णय ले सकता था और कानून बना सकता था। ये अच्छी बात ये रही कि इन दोनों सदनों को पहली बार केंद्रीय विधानमंडल को बजट पास करने का अधिकार दिया गया, यानी बजट को इनके समक्ष रखा जाता था और ये उस पर अपनी सहमति दे सकते थे। ये अपनी सहमति अगर नहीं देते तो बजट पास नहीं होता। लेकिन बजट पास न होने का वर्तमान में मतलब क्या होता है? अगर सरकार लोकसभा में बजट रखे और बजट लोकसभा में पारित नहीं हो पाए तो इसका मतलब होता है सरकार का गिर जाना। सरकार उस दिन खत्म हो जाएगी, फिर से चुनाव होगा। लोकसभा में सरकार द्वारा रखा गया कोई भी विधेयक अगर पारित नहीं होता है तो इसका मतलब है सरकार का गिर जाना, क्योंकि लोकसभा में ही उसे बहुमत प्राप्त होता है। और लोकसभा में अगर सरकार के पास बहुमत है, भाई वही पार्टी सरकार बनाती है ना जिसका बहुमत होता है लोकसभा में, तो सरकार को लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। और उसी लोकसभा में अगर सरकार कोई कानून नहीं पारित करवा पाती है तो सरकार उस दिन गिर जाएगी। हाँ सर, कोई भी विधेयक लोकसभा में नहीं अटकता है, कहाँ अटकेगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में कब अटक सकता है? जब बहुत से राज्यों में उस पार्टी की सरकार बहुत से राज्यों में न हो जो पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है। जो पार्टी केंद्र में सरकार तो चला रही है, लोकसभा में उसके पास बहुमत भी है, चाहे स्वतंत्र रूप से चाहे गठबंधन के रूप में लोकसभा में बहुमत है। लेकिन जब बहुत से राज्यों में उसके पास सरकार नहीं होती अपनी उसी पार्टी की, तो राज्यसभा के सदस्य कहां से जाते हैं चुनकर? राज्य विधानमंडलों से चुनकर जाते हैं। और जब अलग अलग राज्य विधानमंडलों में उसके अपने सदस्य हैं ही नहीं तो कहां से राज्यसभा में उसे बहुमत प्राप्त होगा? यही कारण है कि कोई भी विधेयक लोकसभा में नहीं अटकेगा। कहां अटकेगा? राज्यसभा में जाकर अटक जाता है। वो बात की बात है, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। यहां पे ये पढ़ते हैं। तो अच्छी बात ये रही कि केंद्रीय विधानमंडल को बजट पास करने का अधिकार दिया गया है ना, अपनी सहमति या असहमति देने का अधिकार दिया गया था बजट के संदर्भ में। एक बड़ी नई टाइप की बात हुई, नई नहीं थी लेकिन अचंभित करने वाली बात। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा केवल मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिए गए थे, है ना, यानी एक ऐसा चुनावी क्षेत्र जिसमें मुसलमान केवल मुसलमान को वोट देगा, है ना। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडलों का विस्तार सिखों और गैर ब्राह्मणों तक किया गया, यानी सिखों और गैर ब्राह्मणों यानी दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिए गए। ये अच्छी बात थी, इसमें बुराई नहीं थी कि भारतीय समाज के पिछड़े तबकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था, उनका प्रतिनिधित्व सिक्योर किया जा रहा था कि वही अपने प्रतिनिधि को अगर वोट देंगे तो दलितों और सिखों के प्रतिनिधि उनका पहुंचना विधानमंडलों में आसान हो जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा यहाँ इनका विकास करना नहीं था। सरकार की मंशा इनका विकास न होकर भारतीय समाज को बांटना था। मुसलमानों को तो बांट ही चुकी थी सरकार। सरकार का मानना था कि समाज के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको भी भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास करो धीरे धीरे, क्योंकि सरकार की शुरू से मंशा रही बांटो और राज करो। जब तक हम बढ़ते रहेंगे हमारे पर कोई दूसरा राज करता रहता है। तो सिखों और गैर ब्राह्मणों तक पृथक निर्वाचक क्षेत्रों का विस्तार किया गया। यह भी प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। यह प्रावधान भी किया गया कि यह अधिनियम लागू होने के 1919 में लागू हुआ, नहीं लागू तो हुआ था 1920 में। यह अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद प्रावधान था, यह अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद भारत में
शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए चूंकि भारतीय शासन व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा चलनी थी, नए सुधार आ गए थे और नए सुधारों के बाद ही भारत की शासन प्रणाली चलनी थी। इसलिए यह भी तय किया गया कि अधिनियम पारित होने की, लागू होने की नहीं, पारित होने के 10 वर्ष बाद भारतीय शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग भेजा जाएगा। प्रावधान 10 वर्ष बाद भेजने का था, लेकिन आपादापी में 1927 में ही भारतीय शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक कमीशन आयोग की नियुक्ति की। उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा 1927 में गठित किया गया था और साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी या मार्च 1928 में आया था। देख लीजिएगा, बाद में वैसे भी पढ़ेंगे। तो फरवरी या मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन प्रणाली की जांच करना और जांच करके इसमें अब आगे क्या सुधार किया जाना चाहिए। साइमन कमीशन जब 1928 में आया था तो उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन प्रणाली की जांच करना, इसमें कमियां क्या हैं, आगे क्या सुधार होना चाहिए, इस संबंध में ब्रिटिश संसद को सुझाव देना, है ना। तो साइमन कमीशन के सुझावों के आधार पर ही अगला भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। उसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। बाद में उसे पढ़ेंगे। नोट, तो भारत शासन अधिनियम के तहत नवंबर 1920 में चुनाव हुए, विधानमंडलों के चुनाव हुए, प्रांतीय विधानमंडलों के। उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। केंद्रीय स्तर पर भी चुनाव हुए थे, प्रांतीय स्तर पर भी हुए थे। तो जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इन चुनाव का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। हालांकि कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया, लेकिन राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरल लीग के नेताओं ने उसमें भाग लिया और विधानमंडलों में भी पहुंच गए। रॉलेट एक्ट, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। ये कानून पारित हुआ क्या था कि विश्व युद्ध जब 1914 से छिड़ा था और ब्रिटेन विश्व युद्ध में लिप्त हो गई थी, तो कोड़ में खाज करने के लिए जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने अपनी गतिविधियां बहुत बढ़ा दी थी। उस दौरान आपने पीछे पढ़ा कि 1915 में बाघा जतीन को उड़ीसा के बालासोर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। तो बाघा जतीन के बैनर तले बहुत से क्रांतिकारी इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उस दौरान बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। तो विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी। ये क्रांतिकारी जो षड्यंत्र ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुप्त रूप से चलाए जा रहे थे, कब कहां बम फूट जाए, कब कहां गोली चल जाए, पता नहीं चलता था। तो गुप्त रूप से भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो क्रांतिकारी षड्यंत्र चलाए जा रहे थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, उनकी जड़ें किस सीमा तक फैली हुई हैं, कहां तक ये क्रांतिकारी षड्यंत्र फैले हुए हैं, कितना गंभीर रूप धारण कर चुके हैं, और इन क्रांतिकारी षड्यंत्रों से निपटने के लिए सरकार को किस तरह के कानूनों की जरूरत पड़ेगी, इसी बात का पता लगाने के लिए सरकार ने कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी का नाम था सर सिडनी रॉलेट कमेटी। 1917 में गठित की गई। सर सिडनी रॉलेट कमेटी कब गठित की गई? 1917 में। किस बात का पता लगाने के लिए? भारत में क्रांतिकारी षड्यंत्र किस गहराई तक उनकी जड़ें फैली हुई हैं और उनसे निपटने के लिए सरकार को किस तरह के कानूनों की जरूरत है, इस पर रिपोर्ट देने के लिए सर सिडनी रॉलेट कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1918 में सरकार को सौंप दी। कब? 1918 में। मार्च 1919 की बात है। मार्च 1919 में कमेटी के सुझावों पर, कमेटी ने जो सुझाव दिया, तो कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल द्वारा एक कानून पारित किया गया। किस लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों और षड्यंत्रों से निपटने के लिए। तो एक कानून पारित किया गया, उसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, है ना, पारित किया गया। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट के तहत जो जिला मजिस्ट्रेट होता था उसको असीमित अधिकार दिए गए थे गिरफ्तारी के संबंध में। गिरफ्तार करने के संदर्भ में मजिस्ट्रेट को असीमित अधिकार दिए गए। मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर कि कौन व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, केवल संदेह के आधार पर मजिस्ट्रेट किसी को भी उठवा सकता था, गिरफ्तार कर सकता था और असीमित समय तक जेल में रख सकता था। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति नहीं कोई
वकील रख सकता था, न ही वो अदालत में जाके अपनी अपील रख सकता था, और न ही वो कोई दलील रख सकता था। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया था। इस कानून को आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया। 2 नामों से जाना जाता था। ये तो लोकप्रिय नाम था ना, रॉलेट एक्ट या काला कानून। सरकारी भाषा में इसे 2 नाम दिया गया, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम और दूसरा आतंकवाद अपराध अधिनियम। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ने एक ऐसा हथियार प्राप्त कर लिया था जिसके माध्यम से उसकी शक्ति असीमित बढ़ गई थी। किसी को भी गिरफ्तार करके असीमित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। ऐसा कानून भारत में स्वीकार नहीं हो सकता था। परिणाम स्वरूप लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लोगों के अंदर असंतोष बढ़ने लगा कि अब सरकार मनमानापन पे उतर आई है। एक तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता ने सरकार को सहयोग किया था और उसका परिणाम था रॉलेट एक्ट। अब जनता भड़क उठी, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ वह है कि अब तक भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। महात्मा गांधी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 3 सफल आंदोलनों में भाग ले चुके थे। यानी 3 सफल आंदोलनों में उन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था, जैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण 1917 में आंदोलन हुआ, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन 1918 में हुआ था। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को एक डेट तय किया। उन्होंने तय किया कि 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। इस सवाल पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस तिथि को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था? 6 अप्रैल 1919। लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन बहुत भयंकर रूप से होने लगा। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध प्रदर्शन दिल्ली में प्रारंभ हो गया 30 मार्च को ही। हड़ताल होनी थी 6 अप्रैल से, लेकिन 30 मार्च को ही दिल्ली में गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन होने लगा और इस आंदोलन का नेतृत्व किया स्वामी श्रद्धानंद ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, 5 लोग मारे गए। जब मारे गए तो ये विरोध प्रदर्शन उत्तर और दक्षिण भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों में फैल गए। हर शहर में विरोध प्रदर्शन होने लगा। लेकिन पंजाब में घटनाएं बहुत ही तीव्र गति से चल रही थी। पंजाब में असंतोष कुछ ज्यादा ही था उस समय। तो पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। महात्मा गांधी ने सोचा कि जिस तरह से अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण में मैं सफल रहा, पंजाब में भी चलता हूँ, सफल हो जाता हूँ, आंदोलन का नेतृत्व करता हूँ। लेकिन पंजाब तो चले, लेकिन रास्ते में 8 अप्रैल 1919 को पुलिस ने इन्हें उठाकर मुंबई भेज दिया, गिरफ्तार करके। ठीक है, जब इन्हें मुंबई भेज दिया गया महात्मा गांधी को हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार किया गया था। जब पंजाब जा रहे थे तो उस समय हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार किया गया, मुंबई भेज दिया गया। उसके बाद पंजाब में गुस्सा लोगों का और ज्यादा बढ़ गया। जब पंजाब में गुस्सा बढ़ गया, असंतोष बढ़ता चला गया, तो उसका परिणाम था अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस वीडियो के बाद हम अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, उस पर जो रिपोर्ट आई वो पढ़ेंगे, कांग्रेस ने जो रिपोर्ट जारी की वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन, उनका प्रारंभिक जीवन, दक्षिण अफ्रीका में उनका संघर्ष और भारत में उनके प्रारंभिक 3 आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।